नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एंड जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 7 यानी दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे और आज का यह वीडियो इस चैप्टर का जो है पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों, समय की बर्बादी न करते हुए आगे चलते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में दहन के बारे में, ज्वलन ताप के बारे में, दहन के लिए क्या क्या परिस्थितियाँ होती है, ज्वाला क्या होता है, इन सारी बातों पे जो है विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। और आज का यह वीडियो जो है इसका जो है पार्ट 2 है और इसमें जो है हम लोग ईंधन के बारे में, एक आदर्श ईंधन का क्या विशेषता होता है, ठीक है, और ईंधन का कितना प्रकार होता है और ईंधन के दहन के फलस्वरूप उससे क्या हानिकारक उत्पाद बनता है, इन सारी बातों पे जो है हम लोग आज इस वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब देखिए, इसका जो फर्स्ट जो पॉइंट है वह है ईंधन यानी फ्यूल। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ईंधन को फ्यूल कहेंगे। अब देखिए, ईंधन जो है एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका उपयोग हम लोग जो है घरेलू यानी घर में करते हैं, औद्योगिक यानी कारखानों में, फैक्ट्रियों में होता है। क्यों होता है? ऊष्मीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में होता है, ठीक है। यानी इससे क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं कि दहन जो है वैसा पदार्थ होता है जिसका उपयोग हम लोग जो है घरेलू तथा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऊष्मीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं। उसको क्या कहेंगे? उसको ईंधन कहेंगे। जैसे क्या होगा? लकड़ी हो गया, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी हिंदी में क्या होगा? द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ईंधन क्या है? ईंधन जो है ऐसा पदार्थ होता है जिसका उपयोग जो है हम लोग घर में करते हैं, फैक्ट्रियों में करते हैं। क्यों करते हैं? ऊष्मा ऊर्जा के स्रोत के रूप में, यानी उससे ऊष्मा उत्पन्न होता है, यानी ऊष्मा प्राप्ति के लिए जो है हम लोग उस पदार्थ का उपयोग करते हैं। कि जैसे हम लोग खाना बनाने में कोयला का उपयोग करते हैं, लकड़ी का उपयोग करते हैं, एलपीजी का उपयोग करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब ईंधन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ, और इसका अगला जो पॉइंट है वह है आदर्श ईंधन। अब देखिए, आदर्श ईंधन कहेंगे या अच्छा ईंधन, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। एक अच्छा ईंधन वही होगा जो आदर्श होगा, और जो आदर्श होगा वह क्या होगा? अच्छा होगा, ठीक है। अब देखिए, जो अच्छा ईंधन की जो विशेषता है, यानी हम इसको और क्या कह सकते हैं? आदर्श ईंधन। इसका जो फर्स्ट जो दिया हुआ पॉइंट वह है जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब देखिए, एक अच्छा ईंधन वही हो सकता है जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो, यानी उस पदार्थ का जो है बहुत, मतलब कि जितना कम मात्रा में, ठीक है, कम से कम मात्रा में जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता हो, ठीक है। कम से कम मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता हो, वह क्या होगा? अच्छा ईंधन होगा, ठीक है। दूसरा जो है वह है जिसका ज्वलन ताप न तो अधिक होता हो और न ही कम। अब देखिए, ज्वलन ताप के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो यानी पार्ट 1 में जान चुके हैं कि ज्वलन ताप जो है वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ जो है जलना शुरू कर देता है। क्या करता है? जलना शुरू कर देता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि उसका ज्वलन ताप जो है न ही अधिक होना चाहिए और न ही कम। मतलब कि उसका ज्वलन ताप बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। क्यों? जब उसका ज्वलन ताप बहुत अधिक होगा तो क्या होगा? उसको दहन होने में बहुत ही समय खर्च होगा। और यदि उसका ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है तो क्या होगा? उसमें आग जो है, यानी उसका दहन जो है तुरंत हो जाएगा, ठीक है, और उसको जो है हम लोग उपयोग नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब देखिए, आगे चलते हैं। अगला जो है वह है जो सस्ता और सुगमता पूर्वक उपलब्ध होना चाहिए। अब देखिए, वह जो पदार्थ है वह सस्ता होना चाहिए, क्योंकि यदि सस्ता नहीं होगा तो आम आदमी जो है, यानी समाज का जो प्रत्येक जो नागरिक है वह जो है इसको खरीदने में जो है सक्षम नहीं हो सकेगा, ठीक है। इसीलिए उसका सस्ता होना बहुत ज़रूरी है ताकि वह पदार्थ जो है सबके पास उपलब्ध हो सके। उसके बाद है सुगमता पूर्वक, यानी सुगम तरीके से, बहुत ही आसानी से जो है वह उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। यानी जो
व्यक्ति जिस मार्केट में रहता है, जिस समाज में रहता है, वहाँ जो है उस पदार्थ को मिल जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, वह उसका उपयोग कर सकेगा। ठीक है। अब देखिए इसका जो अगला जो है वह है जो अधिक अपशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ता हो। अब देखिए यानी अपशिष्ट पदार्थ यानी अवांछनीय पदार्थ, जो हानिकारक पदार्थ होता है, यह जो है नहीं छोड़ना चाहिए, यानी वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला जो है वह है जिसका परिवहन करना आसान है। परिवहन मतलब यहाँ से एक जगह से दूसरा जगह ले जाना में जो है आसानी हो सके। ठीक है। तो परिवहन किसको कहते हैं? एक जगह से दूसरा जगह ले जाना यानी स्थानांतरण करना क्या कहलाता है? परिवहन। तो उसका जो है परिवहन करने में आसानी होना चाहिए। ठीक है। जिसका, और उसके बाद है जिसका संग्रह करना आसान हो। अब देख संग्रह मतलब जमा करना, रखना। ठीक है। यानी उसको जो है रखने में जो है आसानी होना चाहिए ताकि उसका उपयोग हम लोग कर सके। उसके बाद है जिसमें अवाष्पशील पदार्थ कम होता हो। अब देखिए अवाष्पशील यानी गैस जो है उसमें गैस का जो है होना चाहिए। यदि अवाष्पशील मतलब गैस नहीं, यदि उसमें गैस जैसा पदार्थ यानी वाष्प जो है नहीं छोड़ेगा, यदि उसमें वाष्प नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें धुआं उत्पन्न होने लगेगा। यदि वाष्प रहेगा तो उससे क्या होगा, ज्वाला उत्पन्न होगा। ठीक है। और वह जो है ज्वाला क्या होता है, वह गर्म हिस्सा होता है। गैसों का जो है गर्म हिस्सा क्या होता है, ज्वाला होता है, और उसमें ऊष्मा अधिक होता है। ठीक है। जिससे हम बहुत जो उससे क्या करेंगे, हम लोग बहुत सारे काम कर सकेंगे। ठीक है। उसका हम लोग उपयोग कर सकेंगे। यदि धुआं उत्पन्न होगा तो उससे जो है कोई उपयोग उसका नहीं हो सकेगा। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि एक आदर्श ईंधन के लिए जो है विशेषताएं हैं। ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं। अगला जो है इसका वह है ईंधन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। अब देखिए ईंधन के क्या क्या प्रकार होता है। अब देखिए भौतिक अवस्था के आधार पे जो है ईंधन के 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है। कितना भाग होता है इसका? 3 प्रकार में। ठीक है। अब देखिए जो पहला जो है वह ठोस ईंधन यानी क्या होगा, सॉलिड फ्यूल के। सॉलिड जो फ्यूल है यानी क्या होता है कि वह ठोस के रूप में रहता है। क्या होता है? ठोस के रूप में रहता है। यानी कोयला हो गया, लकड़ी, गोबर का गोईठा यानी जिसको हम लोग उपले कहते हैं, तो ये सब क्या है, ठोस है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठोस ईंधन। क्या बोलेंगे? ठोस ईंधन। अब देखिए उसके बाद है द्रव ईंधन यानी लिक्विड फ्यूल्स, यानी पेट्रोल, केरोसिन, डीजल जो द्रव के रूप में रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, द्रव ईंधन। उसके बाद है गैसीय ईंधन। तो क्या होगा, एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, बायोगैस, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, गैस के रूप में रहता है। तो ये सब क्या होगा, गैसीय ईंधन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला जो है वह है ऊष्मीय मान। ऊष्मीय मान इसको हम लोग जो है ईंधन मान भी कहते हैं। ठीक है। यानी कैलोरीफिक या फ्यूल वैल्यू। ठीक है। अब देखिए ऊष्मीय मान हम लोगों ने यहाँ पे देखा आदर्श ईंधन की जो है जो सबसे पहला जो बात कही गई है वह क्या था, जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो। यानी यहाँ पे क्या है कि उसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होना चाहिए। ठीक है। उसका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए, वही जो है क्या होगा, उसका ऊष्मा जो है ज़्यादा उत्पन्न करेगा। यदि ऊष्मीय मान नहीं रहेगा अधिक तो क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न ज़्यादा नहीं होगा, और जिसका ऊष्मीय मान अधिक रहेगा उससे ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन, पूर्ण मतलब उसका पूरा तरह से दहन होना चाहिए, आंशिक दहन नहीं, पूर्ण दहन से ऊष्मा ऊर्जा की जितनी मात्रा प्राप्त होती है उसे ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। अब देखिए ऊष्मीय मान क्या होता है, यदि कोई पदार्थ है, ठीक है, यानी कोई ईंधन है, पदार्थ यहाँ पे क्या होगा, ईंधन ही होगा जिसका दहन हो सके, यानी दहनशील पदार्थ ही होगा, और दहनशील पदार्थ मतलब ईंधन। ठीक है। अब देखिए कोई जो दहनशील पदार्थ है यानी जो ईंधन है उसका 1 किलोग्राम का पूर्ण दहन यानी पूरा तरह से दहन करेंगे तो उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होगा तो वह क्या होता है, ऊष्मीय मान कहलाता है। ठीक है। 1 किलोग्राम ईंधन का दहन से जो है पूर्ण दहन से जो ऊष्मा उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्मीय मान। ठीक है। अब देखिए ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक जो है किलो जूल प्रति किलोग्राम है, यानी किलो जूल प्रति किलोग्राम।
यानी 1 किलोग्राम में जो है कितना किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है, वह क्या होगा, ऊष्मीय मान होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है ईंधनों में ऊष्मीय मान के आधार पर सबसे अच्छा ईंधन हाइड्रोजन है, क्योंकि इसका ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा कितना है, 1.5 लाख, कितना है, 1.5 लाख kg पर किलोग्राम। अब देखिए 1.5 लाख, ठीक है, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो ऊष्मीय मान क्या है, 1.5 लाख kg पर किलोग्राम, kg सॉरी 1.5 लाख किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है इसका यही मतलब हुआ कि हाइड्रोजन का जो है 1 kg यदि उसका पूर्ण दहन किया जाए तो जो है कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा, 1.5 लाख किलो जूल, ठीक है, 1.5 लाख किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होगा, कितना में, 1 किलोग्राम में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, किलो जूल प्रति किलोग्राम, सॉरी, ठीक है, क्या होगा, किलो जूल, ऊष्मीय मान का मात्रक क्या होगा, किलो जूल प्रति किलोग्राम। यह जो किलो जूल है यह किसका मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक है, ठीक है। अब देखिए, अब जो पॉइंट है वह है ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद, यानी यदि कोई ईंधन का जो है दहन होता है तो उससे जो है क्या क्या हानिकारक उत्पाद जो है उत्पन्न होता है, ठीक है। अब समझते हैं इसको। ईंधन के दहन से बहुत से हानिकारक उत्पाद बनते हैं जो निम्न है। अब देखिए पहला जो इसका पॉइंट है वह है ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल इत्यादि बिना जले कार्बन के कण छोड़ते हैं। ये कण एक खतरनाक प्रदूषक होते हैं और दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। अब जो है इसको समझते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ जो है कहा गया है कि जो ईंधन लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल, ये सब क्या होता है कि ये इसका जो है पूरी तरह से दहन नहीं होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यह जो है बिना जले कार्बन का कण छोड़ता है, जो कार्बन नहीं जलता है, यानी आंशिक दहन जब होता है, क्या होता है, जब आंशिक दहन जब होता है तो उससे क्या होता है, तो उससे जो है वायुमंडल में जो है बहुत से हानिकारक प्रदूषक उत्पन्न होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि यह जो है दमा जैसा जो है श्वास रोग उत्पन्न कर सकता है और इससे क्या होगा, व्यक्ति का जो है मृत्यु भी हो सकता है। यानी यह जो कण होता है यह क्या करता है, यह बहुत ही खतरनाक एक तरफ से प्रदूषक है। प्रदूषक मतलब जो प्रदूषण को फैलाता है, ठीक है। प्रदूषक क्या होगा, जो प्रदूषण को फैलाता है वह होगा प्रदूषक। अब देखिए इसका जो अगला जो पॉइंट है वह है यदि ईंधन को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO जैसे खतरनाक गैस उत्पन्न करते हैं जो विषैला होता है। इसको श्वसन द्वारा ग्रहण करने से मनुष्य का दम घुटने लगता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब देखिए यदि यहाँ पे कहा गया है दूसरा पॉइंट में, यदि ईंधन को जो है ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मतलब जितना उसको चाहिए दहन करने के लिए उतना नहीं मिलता है तो उससे क्या होता है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO जो बहुत ही खतरनाक गैस है यह उत्पन्न होता है। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे सांस के द्वारा जो है शरीर के अंदर चला जाता है और उससे क्या होता है, दम घुटने लगता है और उससे व्यक्ति का जो है मृत्यु भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला चलते हैं, अगला जो इसका है 3 नंबर में क्या है देखते हैं। इसका जो तीसरा जो पॉइंट है वह है ईंधन के दहन के फलस्वरूप पर्यावरण में CO2 गैस उत्पन्न होती है। पेड़ पौधे के कमी के कारण वातावरण में CO2 की मात्रा लगातार बढ़ रही है और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए यहाँ पे जो है कहा गया है कि जब ईंधन दहन होता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है, CO2, ठीक है। याद रखिएगा बात को, ईंधन दहन होने से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, CO2। और CO2 गैस उत्पन्न होने से जो है इससे क्या होगा, पेड़ पौधे की कमी के कारण, और हम लोग जो है अभी क्या कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्र बढ़ रहा है,
इससे क्या हो रहा है कि जंगल को जो है काटा जा रहा है, यानी वनों उन्मूलन हो रहा है। तो वनों उन्मूलन से क्या होता है कि पेड़ पौधा का जो है कमी होता है। और हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा क्या करता है, CO2 गैस को जो है सांस लेता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है CO2 का उपयोग करता है, उससे खाना बनाता है और ऑक्सीजन गैस जो है बाहर में छोड़ता है। तो इससे क्या होता है कि संतुलन जो है बनाए रहता है, ठीक है, यानी पारितंत्र में जो है संतुलन बना रहता है। लेकिन वनोन्मूलन के कारण क्या होता है कि पेड़ पौधा का कमी हो जाता है, तो उससे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाता है, यानी CO2 का उपयोग नहीं हो सकता है, ठीक है। और CO2 का उपयोग नहीं होने से और ईंधन का दहन होने से CO2 का मात्रा बढ़ रहा है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि CO2 गैस जो है वायुमंडल में बढ़ते जाता है, ठीक है, यानी उसका वृद्धि जो है जारी रहता है, क्योंकि इसका उपयोग जो है बंद हो गया है। इसका उपयोग कौन करता है, पेड़ पौधा करता है, जिसको हम लोग काट रहे हैं, तो उसका उपयोग नहीं हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि वायुमंडल का जो है तापमान जो है धीरे धीरे बढ़ जाता है, ठीक है। वायुमंडल का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विश्व उष्णन, यानी ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या होता है कि जो बर्फ़ जो है हिमनद है, यानी बर्फ़ जो है वह क्या धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है, और इससे जो है जो वहाँ क्षेत्र जो है अगल बगल वह जलमग्न भी हो सकता है, ठीक है, यानी बाहर का स्थिति इससे उत्पन्न हो सकता है। अब चलते हैं आगे। इसका अगला जो पॉइंट है वह है जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड यानी NO2 और क्या होगा SO2, ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये हो गया सल्फर का ऑक्साइड, ठीक है। यानी नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड जब वर्षा के जल में घुलते हैं तो अम्ल बनते हैं। अब देखिए, जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड यानी NO2 जब घुलता है जल से तो क्या बनता है, HNO3, ठीक है, यानी नाइट्रिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3। और वहीं जब सल्फर का ऑक्साइड जब जल से घुलता है तो क्या बनता है, H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, ठीक है। क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। अब देखिए, और यह जो दोनों अम्ल है जब वर्षा के जल के साथ मिल जाता है और पृथ्वी पर गिरने स्टार्ट शुरू हो जाता है, यानी जब गिरना शुरू हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। यानी जब अम्ल जो है वर्षा के जल के साथ मिल के पृथ्वी में गिरना शुरू होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अम्ल वर्षा कहते हैं। और यह वर्षा जो मिट्टी, फसल, भवन इत्यादि के लिए जो है बहुत ही हानिकारक है, ठीक है। मिट्टी को क्या करता है, बंजर बना देता है, उसका उपजाऊपन को ख़त्म कर देता है, फसल को नष्ट कर देता है, भवन को जो है क्षति पहुंचाता है। जैसे ताजमहल में जो है अम्ल वर्षा होने के कारण जो है वहाँ का जो सफ़ेद संगमरमर है वह पीला होने शुरू हो गया है, ठीक है, उसका रंग क्या हो गया है, पीला शुरू हो गया है, क्योंकि उसका क्षरण जो है स्टार्ट हो गया है। अम्ल के कारण क्या होता है, उसका संक्षारण, जिसको हम लोग क्षरण भी कहते हैं, वह होना लगा है। तो इन सभी से जो है हम लोग को बचना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है यहीं तक था, और इस वीडियो में जो है हम लोगों ने चैप्टर 7 का के बारे में सभी बातों को जो है विस्तार से जाना, ठीक है। अब जो है क्लास 8 का ही हम लोग जो है जीव विज्ञान में अगला जो वीडियो बनेगा वह इसका जीव विज्ञान में चैप्टर 1 का बनेगा, ठीक है। किसका बनेगा, चैप्टर 1 का बनेगा, यानी कोशिका, ठीक है, कोशिका यानी सेल के बारे में जो है हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही जो है हमारी मेहनत का फल होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।